अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम जानते हैं। ये साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है और ये फ्लो करता है अल्टरनेटिंग, जैसे साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग चेंज करता है अपना एम्पलीट्यूड, उसी तरह ये भी करता है। ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा बिग पिक्चर ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक ही चीज़ है। तो अब जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीज़ जानना आपका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये वेव जो है पार्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। ये पूरा देखिए, ये पॉजिटिव साइकिल, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव साइकिल, एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ। मुझे मालूम है कि आप जानते होंगे, लेकिन आप ये फिर से अगर नहीं जानते हैं तो आप सुनिए, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, ये एक साइकिल होती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एक साइकिल होती है साइनसोइडल फॉर्म की, मैथ में पढ़े होंगे साइनसोइडल सिग्नल, आप लोग जानते होंगे। ये एक साइकिल हुई, और एक साइकिल में जितना टाइम लगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, उसको जो जो टोटल टाइम लगा, माना कि 0 से लेकर T2, इतना टाइम लगा मेरा 0 से लेकर T2 एक साइकिल कंप्लीट करने, ठीक है। अब इस T2 के बाद देखिए, ये साइकिल फिर से रिपीट हो रही है, और इस तरीके से अल्टरनेटिंग सिग्नल में रिपीट होते जाती है साइकिल। अल्टरनेटिंग सिग्नल में ये साइकिल जो है रिपीट होते जाएगी आपकी पार्टिकुलर टाइम के बाद, इस तरीके से, इस तरह इनफाइनाइट टाइम ये रिपीट होते जाएगी। तो इस पार्टिकुलर टाइम T2 के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट हुई, यहाँ पे फिर से रिपीट हुई, मतलब एक कांस्टेंट टाइम T तो है, एक कांस्टेंट टाइम है जिसके बाद साइकिल रिपीट होते जा रही है, रिपीट होते जा रही है, रिपीट होते जा रही है। तो ये जो कांस्टेंट टाइम है, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं उस सिग्नल का, ठीक है। माना कि T2 है और 0, तो T2 माइनस 0 टाइम कितना हुआ? T2 माइनस 0 इक्वल T2 हुआ। तो T2 को ही हम कहेंगे इट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहें, एक ही चीज है। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, उसके बाद उस टाइम के बाद अगर साइकिल रिपीट होने लगती है, तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो जनरली हम टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली, ये तो मैंने डिनोशन के लिए आपको बता दिया T2, वैसे जनरली हम टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल T, तो टाइम पीरियड क्या है नोट कर लीजिए। इट इज टाइम टेकन टू रिपीट
signal is time period of any signal। ये सिग्नल रिपीट करने में जितना टाइम लगता है, ये साइकिल एक कंप्लीट हुई, उसके बाद ये सिग्नल रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक तो चला सिग्नल, उसके बाद वही चीज़ दोबारा आ रही है, तो दोबारा आने का मतलब है कि उतना ही टाइम लग रहा है यहाँ भी, उतना टाइम यहाँ पे भी लग रहा है, उतना टाइम यहाँ पे भी लग रहा है। तो जो टाइम पीरियड है हम ये डिफाइन करते हैं कि रिपीटेशन ऑफ द सिग्नल जिस टाइम से शुरुआत हो जाए वहाँ से हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ से T2 के बाद शुरुआत हो गई रिपीटेशन, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, T2 - 0 = T2, तो टाइम पीरियड कैपिटल T से डिनोट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब होता क्या है कि सिग्नल जब फ्लो करता है, ठीक है, सिग्नल जब फ्लो करता है तो हम देखते हैं कि एक सेकंड में कितना सिग्नल निकल गया। मतलब जैसे ये एक साइकिल है, ये सेकंड साइकिल है, ये फर्स्ट साइकिल है, ये सेकंड साइकिल है, ये थर्ड साइकिल, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। एक सेकंड में हम मानते हैं कि एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल एक साथ पास कर गया, कितने नंबर ऑफ साइकिल ऑफ द सिग्नल एक साथ पास कर गए, वह फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, एक सेकंड में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल पास कर जाएंगे सिग्नल के, किसी भी सिग्नल के, तो वो मेरा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। जितने कम साइकिल पास करेंगे उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। नंबर ऑफ साइकिल passes in 1 second through a particular point। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितनी नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में पास कर जाती है, वही है फ्रीक्वेंसी। इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल। या एक और डेफिनेशन होता है, वो भी हम लिख सकते हैं। देखिएगा, हो सकता है मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे, लेकिन डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और inverse of time period is frequency of signal। किसी भी सिग्नल के टाइम पीरियड का इन्वर्स ही सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बनता है कि F = 1/T, फ्रीक्वेंसी = 1/T, यानी फ्रीक्वेंसी = इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। और ये हर्ट्ज या HZ से हम डिनोट करते हैं, हर्ट्ज या HZ से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी की बात इसको रफ करके करते हैं, स्पेस ज़्यादा घेर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी सिग्नल की वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे मानिए ये एक सिग्नल है, फिर उसका रिपीटेशन शुरू है। ठीक है, अब ये देखिए, एक इसका पॉइंट ले लेते हैं, एक इसका पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इसका सेंटर, इसका सेंटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट क्रेस्ट एंड सेकंड नेक्स्ट क्रेस्ट, या सेकंड क्रेस्ट, नेक्स्ट क्रेस्ट कह लेते हैं, नेक्स्ट क्रेस्ट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब उठा हुआ भाग, ये जो ऊपर वाला भाग है,
इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। सिग्नल की जो वेवलेंथ है यही कही जाती है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वही सिग्नल की वेवलेंथ कही जाती है। और इस वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कहते हैं और इसी से डिनोट किया जाता है ये वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। ठीक है, अब ये लैम्डा है, ये वेवलेंथ है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं आपको समझाने के लिए। ये दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है, ये सिग्नल में बहुत मैटर करता है। ठीक है, और इसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनते हैं। ठीक है, वेवलेंथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब जैसे कुछ सिग्नल के हम एग्जांपल लेते हैं। अब आप बताइएगा इन तीनों सिग्नल के वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, इस सिग्नल का वेवलेंथ क्या हुआ? मानते हैं लैम्डा 1 हुआ, लैम्डा से डिनोट करेंगे हमें सब वेवलेंथ को। इस सिग्नल के बीच का डिफरेंस, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ होता है। इसको लैम्डा 2 से किए। अब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिग्नल है, और ये और इसके बीच ये जो इसका दूसरा क्रेस्ट है लैम्डा 3 से। अब आप बताइए किस सिग्नल का वेवलेंथ कम है, किस सिग्नल का वेवलेंथ ज़्यादा है? आप खुद बताइए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप खुद बताइए किस सिग्नल का वेवलेंथ कम है, किस सिग्नल का वेवलेंथ ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका दिख रहा है लैम्डा 3 का। दो क्रेस्ट दूर दूर स्थित हैं, दूर दूर सिचुएटेड है, बोथ द क्रेस्ट आर फार सिचुएटेड, सो द वेवलेंथ ऑफ द, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं। वेवलेंथ ऑफ द थर्ड सिग्नल इज वेरी हाई, देन वेवलेंथ ऑफ द वन सिग्नल केम, देन फाइनली सेकंड सिग्नल का जो वेवलेंथ बहुत कम है। तो मतलब ये कह सकते हैं लैम्डा 3 इज मोर देन लैम्डा 1 इज मोर देन लैम्डा 2। वेवलेंथ समझ में आ रहा है? दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। अब कोई सिग्नल जल्दी से कोई भी सिग्नल जो है जल्दी फ्लो करता है या थोड़ा टाइम लेकर फ्लो करता है, इससे उसके वेवलेंथ में चेंज आता है। वेवलेंथ कम हो, वेवलेंथ ज़्यादा हो, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो, वेवलेंथ एकदम माइक्रो सेकंड हो, ये सारी चीज़ों का प्रभाव मेरा फ्रीक्वेंसी में भी पड़ता है। तो वेवलेंथ में चेंज और फ्रीक्वेंसी में चेंज, ये दोनों मिलके मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं। यही दोनों मिलके मेरा ऐसे रेडिएशंस भी क्रिएट करते हैं जो हम देख ना सकें, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मिलके ही ऐसे कुछ क्रिएट करते हैं रेडिएशन जिनको हम अपने नेक्ड आई से, नंगी आंखों से देख सकते हैं कि भाई ये विजिबल रे है। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी की और कुछ वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी और कुछ सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मिलके मेरा तय करते हैं कि कौन सी रे जो है इनविजिबल हैं और किस तरह की अलग अलग टाइप की रे हैं। अब स्पेक्ट्रम में वही बताने वाला हूँ इस चीज़ को डिटेल से। चलिए बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो है, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मिलके बना है। रेडिएशंस होते हैं सिंपल साइनसोइडल, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। इनके वेवलेंथ अलग होते हैं, इनके दो क्रेस्ट के बीच डिस्टेंस कम ज़्यादा होते रहते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल पास कर सकती है किसी भी पॉइंट से, वो डिफरेंट होते हैं। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के जो अलग अलग डिफरेंस हैं, इनके कारण अलग अलग रेडिएशन पैदा होती हैं, अलग अलग रेडिएशन जनरेट होती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से यूज होती हैं। कहीं रेडियो वेव के रूप में यूज होती हैं,
कहीं माइक्रोवेव के रूप में यूज़ होती हैं, कहीं गामा रे, कहीं अल्फा रे, कहीं बीटा रे, और कहीं कहीं तो इंफ्रारेड रे जो हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं। कुछ रे जो विबग्योर हम कहते हैं, जो रेनबो का कलर है, जो हमें आंखों से विजिबल रे है, ठीक है, विबग्योर अभी बताऊंगा क्या है, ठीक है, जो आंखों से हमें विजिबल होता है वह विबग्योर, वो कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेंज में आता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए टेबल बनाता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। बहुत बार देखे होंगे आप ये डायग्राम, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा ये डायग्राम के बारे में। ये जो ऊपर है ये फ्रीक्वेंसी है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, या बहुत सारी बुकों में स्मॉल वी से डिनोट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो याद रखिएगा वी क्या है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड मत समझ लीजिएगा, वी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे बुक में वी लिखा होता है, और हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए एफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं बुक के थ्रू जाना चाहूँगा, जो एनसीईआरटी में है या और भी अदर बुक्स में है, तो मैं उसके थ्रू ही जाना चाहूँगा कि भाई वी लिखें, जिससे आपको स्कूल में जो पढ़ाया जाए उससे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप ये नहीं कहें कि सर ने ये एफ बताया था, मैम ने वी बताया, तो मैं वो चीज़ लेके चलता हूँ जो आपको हर जगह पढ़ाई जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम वी मानते हैं, स्मॉल एफ मानते हैं। ये सब जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सब कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 10 to the power 0, 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 10 to the power 8, 10 to the power 10, 10 to the power 12, 10 to the power 14, 10 to the power 16, 10 to the power 18, 10 to the power 20, 10 to the power 22, 10 to the power 24। ठीक है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी है। और नीचे जो है वेवलेंथ दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ये सब कुछ सब हर्ट्ज में होगा। ये सारी चीजें हर्ट्ज में होंगी। और ये आपकी वैसे वेवलेंथ को तो एंगस्ट्रॉम में हम मेजर करते हैं, लेकिन मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, किसी भी चीज़ में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। अब देखिए कि किस किस फ्रीक्वेंसी पे और किस किस वेवलेंथ पे कौन कौन सी हमें रेडिएशंस मिलती हैं। सबसे पहले 10 to the power 0 से 10 to the power 4 तक जो फ्रीक्वेंसी रही, 10 to the power 0 से 10 to the power 4 तक, उस केस में जो मेरा वेवलेंथ रहा 10 to the power 4, 6, 10 to the power 8, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, कुछ इस तरह का सिग्नल। वेवलेंथ इन दोनों का ज़्यादा है, जगह नहीं है कि आपको थोड़ा कम दिख रहा है वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ इन दोनों का ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब कि दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इस तरीके से दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन एक सेकंड में बहुत सारी साइकिल एक पॉइंट से पास कर जा रही है, मतलब हैविंग हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। तो ये कौन से वेव बनते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो दूर तक जाएंगे। और हमें लॉन्ग रेडियो वेव्स में अगर इंडिया से हम ट्रांसमिट करते हैं तो अमेरिका तक जाना चाहिए, इतना इसका लॉन्ग रेडियो वेव्स का वेवलेंथ होना चाहिए। तो वेवलेंथ हाई, लो फ्रीक्वेंसी, हेंस लॉन्ग रेडियो वेव्स इस रेंज में आते हैं। 10 to the power 0 से 10 to the power 4 जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, 10 to the power 4 से 10 to the power 8 जिसकी वेवलेंथ की रेंज है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है इस कंडीशंस में आते हैं। दूसरा 10 to the power 2, 10 to the power 2 जिसका वेवलेंथ है, और 10 to the power 4 से 10 to the power 8। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और यहाँ पे अब रेडियो वेव्स, मतलब कि ये आपका वेवलेंथ कम होते जा रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो मतलब कि हमें रेडियो वेव्स में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा होती है, वेवलेंथ थोड़ा कम होता है। तो ये FM क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इतना जान लीजिए, FM रेडियो सुने होंगे ना, तो AM और FM रेडियो से ही रिलेटेड टर्म है। और रेडियो वेव्स में जो, बस इतना हमें रेंज याद करना है कि जो रेडियो वेव्स में जो वेवलेंथ का 10 पावर 2 है, ये 10 पावर 2 आपका वेवलेंथ है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है 10 पावर 6, 10 पावर 8, ठीक है। 10 पावर 6 AM का है, 10 पावर 8 FM का है, ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। अब वेवलेंथ जब 10 पावर 0 पहुँचता है, फिर 10 पावर -2 पहुँचता है, और फ्रीक्वेंसी जब 10 पावर 10 पहुँचती है, यानी वेवलेंथ एकदम कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे मेरा वेवलेंथ कम होते जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, क्योंकि और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा। लेस फ्रीक्वेंसी मोर वेवलेंथ, मोर फ्रीक्वेंसी लेस वेवलेंथ, ये कंडीशन याद रखिएगा। लिख देता हूँ, मोर फ्रीक्वेंसी
लेंथ एंड वाइस वर्सा। वैसे ही अगर लेस फ्रीक्वेंसी है तो मोर वेवलेंथ हो जाएंगी। ठीक है, अब 10⁻12, 10⁻14 इसमें इंफ्रारेड आती है। ये सारी चीज़ें हमारी आंखों से नहीं दिखती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी स्पेस में 10⁻⁻4, 10⁻⁻6। ठीक है, उसके बाद आती है विजिबल रे। ये विजिबल रे फ्रीक्वेंसी के ये वेवलेंथ है, कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए और कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही विजिबल रे होती हैं और ये हमको दिखाई देती हैं। तो लगभग जो मेरा फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है विजिबल रे का, वो होता है 10⁻15 हर्ट्ज। उसी के आसपास होता है फ्रीक्वेंसी का रेंज जहाँ पे विजिबल रे होती है। और वेवलेंथ का रेंज क्या होता है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर। 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर तक ये वेवलेंथ का रेंज होता है विजिबल रे का। ये आप लोग एकदम याद करके रखिएगा। विजिबल रे का किस फ्रीक्वेंसी पे विजिबल रे हमें दिखाई देती हैं? 10⁻15 हर्ट्ज पे। किस वेवलेंथ पे? 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। ये विजिबल रे का फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि 10⁻16 फ्रीक्वेंसी और 10⁻⁻8 वेवलेंथ। इसी तरह एक्सरे आता है 10⁻18 फ्रीक्वेंसी, 10⁻⁻10 वेवलेंथ। अब गामा रे, इसको गामा रे बोलते हैं। गामा रे जिसके रेंज में फ्रीक्वेंसी 10⁻20, 10⁻22, 10⁻24 आते हैं और वेवलेंथ 10⁻12, 10⁻14, 10⁻16। जहाँ पे वेवलेंथ एकदम कम है और फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। लेस वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। अब ये विजिबल रे कौन कौन से होते हैं? विजिबल रे ये हम जानते हैं। जैसे रेनबो का कलर आप जानते होंगे, विबग्योर होता है। विबग्योर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है ना कलर। विबग्योर, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कलर याद रखिएगा कॉम्बिनेशन। यही विजिबल रे में हमें दिखता है। फ्रीक्वेंसी कौन सी? 10⁻15 हर्ट्ज और वेवलेंथ कौन सा? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। ये एकदम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यही होता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ पे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, ये। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए कि वेव नंबर क्या होता है। ये एक आखिरी टॉपिक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वेव नंबर आप जान लीजिए क्या होता है। वेव नंबर क्या है? इट इज, दिख रहा है ना? इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 1/λ। इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का इनवर्स होता है वेव नंबर। ठीक है, वेवलेंथ का इनवर्स 1/λ कर देंगे, वेव नंबर आ जाएगा। फिजिकल मीनिंग क्या हो गया कि एक मान लीजिए पार्टिकुलर लेंथ ले लिया गया कि इतने 1 मीटर पे कितने वेवलेंथ आएंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए यही सिग्नल है। ठीक है, ये सिग्नल है तो इतना सारा है। माना कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने वेवलेंथ आ रहे हैं? 1, 2। कैलकुलेट करना है तो 2 ऊपर का ही करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 ऊपर का 1 नीचे का, ऐसा नहीं करेंगे। 2 ऊपर का करना है तो ऊपर का ही कैलकुलेट करेंगे, नीचे का करना है तो नीचे का ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर पे कितना वेवलेंथ आ रहे हैं? 1 और 2 वेवलेंथ आ रहे हैं। तो 2 वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो उम्मीद है कि मुझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे खासे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वेव नंबर अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है आप लोग को मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, वेव नंबर क्या है फिर से मैं रिपीट कर दूं, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। और एक मान लीजिए पार्टिकुलर लेंथ है L, उस लेंथ पे कितना नंबर ऑफ वेवलेंथ है, कितने नंबर ऑफ अपर क्रेस्ट या कितने नंबर ऑफ डाउन क्रेस्ट अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ अप क्रेस्ट या कितने नंबर ऑफ डाउन क्रेस्ट अवेलेबल है पार्टिकुलर लेंथ में, तो वो मेरा क्या बनाता है? वेव नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल का वीडियो डालेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक। इसके बाद मेरा न्यूमेरिकल्स आएगा। न्यूमेरिकल सेशन के बाद मैं पार्टिकल नेचर ऑफ द वेवलेंथ की बात करूंगा, पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करूंगा। तो इतना आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, और मैं डाउट सेशन रखने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अपना डाउट भेजते रहिए, अगर भेज देंगे तो मैं डाउट सेशन रख दूंगा, नहीं तो फिर जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी में एक बहुत बड़ा डाउट सेशन मैं 1 घंटे का लगभग करने ही वाला हूँ, ठीक है। अभी से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप लोग सीधे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक न्यूमेरिकल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।